नमस्ते। गुड मॉर्निंग। प्रज्ञा योगा के फेसबुक पेज पर सभी का स्वागत है। मैं योगी सुख आज आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस सिंपल टेक्निक से कैसे आप अपने माइंडफुलनेस और वी कॉल कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस और प्राप्त कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, इसमें सब कुछ एनर्जी से चलता है। हमारी जो बॉडी की कोई भी मूवमेंट है, छोटी से छोटी मूवमेंट, वो एनर्जी से चलती है। इस रिक्वायर एनर्जी। सो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें 11 सिस्टम है। स्किन, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, lymphatic सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका यूरिनरी सिस्टम। सिस्टम इज मेड बाय ऑर्गन्स। जो हमारे सिस्टम है वो ऑर्गन से मिला के बनते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमारा माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे सिस्टम है वो टिश्यू से मिला के बनते हैं, स्मॉल स्मॉल टिश्यूज। और जो हमारे टिश्यूज हैं वो सेल से मिला के बनते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ह्यूमन सेल पे लेके आ रहा हूं। जो ह्यूमन सेल है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा दुनिया है। तो अगर आप एक ह्यूमन सेल, किसी भी ह्यूमन के एक सेल को निकालते हो और उसको आप लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करते हो, तो आपको उस ह्यूमन के बारे में, उस इंसान के बारे में 99.9% तक जानकारी मिल जाएगी। जो ह्यूमन सेल है, मैंने उसको नाम दिया कि ह्यूमन जो सेल है वो है ह्यूमन सेल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है। और वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी नाम का प्रोडक्ट बनाता है। तो वो ह्यूमन सेल 2 कंपनियों से रॉ मटेरियल लेता है। ही गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम 2 कंपनीज। एक है ब्रीदिंग प्राइवेट लिमिटेड, वहां से उसको मिलता है ऑक्सीजन। ही गेट ऑक्सीजन फ्रॉम breathing private limited. He get food from food private limited. He get protein, he get fat, macronutrients like food, from food like protein, carbohydrate, आपका fat, water, minerals, enzymes, etc. अब ह्यूमन सेल में क्या होता है, सबसे पहले लेवल पे ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज में केमिकल रिएक्शन होता है। सो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज में केमिकल रिएक्शन होता है। वहां पे H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट और प्लस ATP, उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मींस इट्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस। सो पिछली शताब्दी में यूरोप में किसी ने इसका आविष्कार किया
और उसका नाम रख दिया ATP। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले इसको बोला गया है प्राण, जान, दम, आप कुछ भी नाम दीजिए, पर हमारे योगा में इसको प्राण बोलते हैं, प्राण। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम पड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू लूज अवर वेट, सो वी हैव टू कट डाउन अवर कार्बो इनटेक। सो हमारे को अपना कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, आलू, दाल खाना कम करना पड़ेगा। तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगी तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट को बर्न करेगी। अगर फैट बॉडी में कम रह जाएगा तो हमारी बॉडी प्रोटीन को बर्न करेगी। सो एक साइड में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर ग्लूकोज कम है तो फैट, अगर फैट कम है तो प्रोटीन। लेकिन जब ये प्रोडक्ट प्राण नाम का, एनर्जी नाम का प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा 99% जो है वो ऑक्सीजन उसका पार्ट है। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो खाली ब्रीदिंग से मिलती है। वी गेट ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम ब्रीदिंग। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर मैंने काफी लोगों से बात की कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए। सो अल्टीमेटली लोग अलग अलग बात करते हैं। मेरे को स्वास्थ्य चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अलग अलग बात करते हैं। पर अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल के आया, उनको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। दे वांट हैप्पीनेस। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर हम हैप्पीनेस को केमिकल में ब्रेक डाउन करें, सिंपली happiness is a situation of your mind and you feel in your mind, your brain. जब हमारी ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का लेवल हाई होता है तब हम खुश होते हैं। Suppose that if you get a good sleep in the night, when you get up in the morning, you feel good. So this good feeling is a happiness. हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल तभी हाई हो सकता है अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हाई है। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई करने के लिए हमें ब्रीदिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जो ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, श्वास और प्रश्वास की जो क्रियाएं हैं वो 2 तरह की होती हैं। 2 टाइप, वन इज अनकॉन्शियस, वन इज कॉन्शियस, या वन इज कॉन्शियस एंड वन इज अनकॉन्शियस। सो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, तो हमारी ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये अनकॉन्शियस है। जब हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे फेफड़ों का मुश्किल से 5 से 15% यूज होता है। अगर आपका पोस्चर बहुत अच्छा है तो 5 से 10% हमारे फेफड़ों का एरिया यूज होता है। जैसे ही हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग कॉन्शियस ब्रीदिंग, हमारे फेफड़ों का 50 से 90%, 95%, इवन 98% एरिया यूज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो कॉन्शियस ब्रीदिंग 5 से 15%, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग 50 से 90%। तो कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा एरिया हमारे फेफड़ों का, हमारे लंग्स का यूज होना शुरू हो जाता है। उसका क्या फर्क पड़ता है? तो when we start using more area of lungs, we start absorbing more oxygen. हम ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं and we wash out more carbon dioxide. So carbon dioxide ज्यादा निकलती है बाहर। So उससे हमारी सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की सुनामी आ जाती है।
वी गेट ए सुनामी ऑफ ऑक्सीजन। और जब वो ऑक्सीजन हमारे सिस्टम में धीरे धीरे एडजस्ट होती है, वो एनर्जी बनाती है और वी फील एनर्जेटिक, एंड हाई एनर्जी कन्वर्ट इनटू हैप्पीनेस। सो जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेशन से वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाती है, वो वहां जाके एनर्जी क्रिएट करती है। और जैसे ही हमारे ब्रेन में एनर्जी का लेवल हाई होता है, सो सबसे पहले वो हमारे तमस प्रवृत्ति को कम करता है, लेजीनेस को कम करता है, हमें अवेकन स्टेज में ले आता है। जैसे ही हम तमस को कम करते हैं, तो धीरे धीरे जब हम वो कॉन्शियस ब्रीदिंग लगातार करते रहेंगे, तो जो हमारी ब्रेन में एक्स्ट्रा थॉट्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा थॉट्स गोइंग इन आवर ब्रेन आर टू मेनी चैनल्स ऑफ आवर ब्रेन इज वर्किंग। नॉर्मल जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स चलते हैं 24 घंटे, उसको हम 6,000 पे कैसे लेके आए, 600 पे कैसे लेके आए, 60 पे कैसे लेके आए, 6 पे कैसे लेके आए, और बिल्कुल विचार शून्य कैसे हो जाए। तो ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो जैसे जैसे हमारे ब्रेन में एनर्जी का लेवल बढ़ता है थ्रू ऑक्सीजन, a lot of way, बट जो मैं सिखा रहा हूं ऑक्सीजन, तो उससे हमारे जो ब्रेन के बहुत से चैनल्स ऑन हो रखे हैं, जिसको मैं बोलता हूं हमारी इमोशनल बॉडी ऑन होती है, या उसको बोलता हूं मैं डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस डिवाइड हो जाती है। तो ज्यादा एनर्जी लेवल हाई होने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कलेक्टिव हो जाती है। थॉट्स कम होते होते हम विचारहीन हो जाते हैं, और जैसे ही हम विचारहीन होंगे या विचार शून्य होंगे, उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। सो अगर आप मेरी भाषा में बात करेंगे, मेडिटेशन माइनस ब्रीथिंग नथिंग। सो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज ब्रीदिंग। और उसी से अलर्टनेस आएगी, उसी से फोकस आएगा, उसी से कंसंट्रेशन आएगा, उसी से वन पॉइंटनेस आएगा। और जब जब हमारा ब्रेन विचार शून्य होता है, विचारहीन होता है, तो उस वक्त हमारे जो ब्रेन का वेव्स है वो डेल्टा वेव होता है। सबसे आराम से उसमें जो एक एक्टिविटी चलती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे विचार नहीं चल रहे होते। तो उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम पीक पे काम करता है, टॉप पे काम करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारे विचारों में वेस्ट नहीं हो रही है। और जब हमारी एनर्जी हमारे विचारों में वेस्ट होनी बंद हो जाती है, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, न्यूरो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, वो बिल्कुल शांत हो जाता है और कम से कम एनर्जी पे काम करता है। तो जो भी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, वो एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है और हमारी बॉडी में रिपेयर करती है। ठीक है, लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल पार्ट। और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, तो हमारी बॉडी में कोई भी इश्यू है वो उसको अपने आप ही सोल्व कर देता है। मीन्स एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनी we have any chemical imbalance, okay, our immune system, मैं इसको बोलता हूं सेल्फ हीलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? माइंड को काम करने की जरूरत है, बस। बाकी वो सब कुछ अपने आप कर देगा। इवन जैसे आप में कामनेस आएगी, विचारहीनता आएगी, बिल्कुल कोई विचार नहीं रहेगा, विचार शून्य आपका मस्तिष्क हो जाएगा, तो सारी की सारी एनर्जी आपकी कुंडली चली जाएगी, और वो आपकी कुंडली में जाके उसको धीरे 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 धीरे, जिसको हम बोलते हैं कुंडली जागरण, वो सब कुछ आगे अपने आप कर देगी। सब कुछ वो सारे के सारे चक्र को क्लीन करते हुए अपने आप ही सब कुछ कर देगी। करना क्या है? सिर्फ अभ्यास, सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्शियस ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये पूरा थ्योरी है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल पार्ट।
अब ब्रीदिंग होती कैसे है? देखिए, हम जितने भी योगा टीचर हैं, मैं भी पहले ऐसा ही था, हम जितने भी योगा टीचर हैं या जो भी लोग मेडिटेशन कराते हैं, जो मोटिवेटर हैं, या जो भी कोई भी जो ब्रीदिंग सिखाता है, हमने हमारा सबसे पहले हम सिखाते किसको हैं? एक लेमैन को, जिसने बेचारे ने आज तक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की नहीं है, और हम उसको बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है ना? अब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को बोलिए टेक अ डीप ब्रेथ, अब वो कैसे करेगा? वो बेचारा कंधे उचका लेगा और सांस को अंदर खींचेगा नाक से। इसमें हो, देखिए, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ब्रीदिंग होती कैसे है, उसमें फेफड़ों का क्या रोल है, उसमें डायफ्राम का क्या रोल है, उसमें स्टमक मसल का क्या रोल है बेसिक लेवल पे, उसमें एडवांस स्टेज पे रिब केज का क्या रोल है, तो जो हम ब्रीदिंग सिखाएंगे वो वही 5 से 15% फेफड़े उसके यूज होंगे, सिंपली। सो नॉर्मली आप बैठे हैं, सपोज दैट लाइव सेशन कर रहे हैं, आप बैठे हैं अपने योगा सेंटर में, 50 लोग आपके सामने बैठे हैं, अब उनको बोल रहे हो अलोम विलोम करो, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, टेक अ डीप ब्रेथ, तो वो बेचारे यहां से ब्रीथ खींचेंगे, मैक्सिमम 20% तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ब्रीदिंग की फिजियोलॉजी को जानने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट, दिस इज द की पार्ट। अभी तक जो था ये थ्योरी था, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये थ्योरी है खाली, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं उसका ही वैल्यू है। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो जो मैंने आपको बताया ये मैं नहीं भी बताऊंगा, ये अपने आप हो जाएगा, इस आउटकम। सो लेट्स गो टू प्रोसेस, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, हाउ टू गेट फोकस, हाउ टू गेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ अभी आप जो हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पे हमारे रिब केज में हमारे फेफड़े हैं और सभी ह्यूमन बीइंग के फेफड़े हैं। हमारे फेफड़े लेवल 3 मैनेजमेंट की तरह हैं। हमारे फेफड़ों में सिर्फ, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में लोगों से ये बात कर रहा हूं, ठीक है? आवर लंग्स इनसाइड आवर रिब केज, सो आवर लंग्स लाइक थर्ड लेवल मैनेजमेंट, they need order. What happened in the lungs? In the lungs is an exchange of gases happen. जो गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस ओनली हैपन इन द लंग्स। सो हमारे फेफड़े अंगूर के गुच्छे की तरह है। एक अंगूर, उसको अलवाली बोलते हैं, उसको कुछ भी बोलो आप, उसको आप गुब्बारा बोल दो तब भी चलेगा, नाम से कोई लेना देना नहीं है, काम से लेना देना। सो जैसे हम किसी के बर्थडे पे बहुत सारे गुब्बारे बांध देते हैं, या किसी मेले में आप जाएंगे बहुत सारे गुब्बारे बंधे हुए हैं, तो ऐसे बहुत से गुब्बारों को अगर मिला दिया जाए, ऐसे हमारे फेफड़े हैं। तो एक गुब्बारे में हवा अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों में जो गुब्बारे हैं अंदर, अलवैली है, उसमें हवा अंदर जाती है। तो हमारे फेफड़ों के आसपास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? तो वो ब्लड वेसल्स ऐसे चिपके हुए हैं जैसे आप फुटबॉल को या सॉकर बॉल को उसके नट में लपेट लेते हो, तो उसके जो नट है उसका, उसके धागे उसके आसपास लग जाते हैं। तो जो हमारा जो लंग्स का जो गुब्बारा है अंदर उसमें, और उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवार आपस में चिपकी होती है एक दूसरे, मतलब उनकी दीवार में से दोनों की, ब्लड वेसल्स की और आपकी जो ये अल्वेलीज है, आर पार केमिकल जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो ये जो हमारी वेन्स हैं मूविंग टुवर्ड्स टू हार्ट, ये हमारे हार्ट की तरफ जा रही है। तो ये जो हमारी वेन्स हैं, इन वेन्स में जो ब्लड है, वो हमारा जो रेड ब्लड सेल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमारे हार्ट में जाता है, और हमारा हार्ट उस ब्लड को पुश कर देता है हमारी लंग्स में। और वहां पे क्या होता है, फिर ये आप यूट्यूब में देख सकते हो, अगर आप बोलेंगे तो मैं भेज दूं आपको, मेरे को अपना लिंक भेजना, मैं 3D इमेज भेज दूं आपको उसका। तो वहां पे क्या है कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन।
सो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप अगरबत्ती लगाते हो अपने घर के मंदिर में, या जैसे आप एक वो विटामिन सी की टैबलेट डालते हो अपने गिलास में, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है किसी भी केमिकल का, तो वो धीरे धीरे वहां से फैलना शुरू होता है, इंटरमिंगल होके, और पूरे के पूरे एरिया में। जैसे आपने धूमबत्ती लगाई सवेरे, तो स्टार्टिंग में जब धूमबत्ती आप लगाओगे तो उसकी स्मेल मंदिर में ही रहेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कमरे में इंटरमिंगल करके फैल जाएंगे। डिफ्यूजन का मतलब है कि स्टार्टिंग में एक प्लेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे वो हवा के साथ दूसरे परमाणुओं से इंटरमिंगल करके जुड़ के पूरे एरिया में फैल जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सो जो ब्लड वेसल्स है हमारी स्टार्टिंग में, उसमें जो रेड ब्लड सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही हमारी अलवेली के अंदर आ जाती है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो अपने आप ही रेड ब्लड सेल के ऊपर चढ़ जाती है, वो हार्ट में जाता है, और हार्ट उसको हमारी आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में पुश कर देता है। अब जो हमारे लंग्स हैं वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल थर्ड लेवल मैनेजमेंट कर्मचारी है। हमारे लंग्स की जो मूवमेंट होती है वो होती है हमारे डायाफ्राम के जरिए। डायाफ्राम एक शीट ऑफ मसल है जो कि आपके लंग्स और हमारे वाइटल ऑर्गन्स स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज के बीच में होता है। अब डायाफ्राम जो है वो लेवल 2 मैनेजमेंट है, वो भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पे हमारे स्टमक मसल का जो लेमैन है, जो बिगनर है, जो जिनको कोई पता ही नहीं है ब्रीदिंग के बारे में, तो उन लोगों के लिए, मतलब जो पहला स्टेप डालेंगे ब्रीदिंग करने के लिए, उनके लिए स्टमक मसल भगवान की तरह है। अगर स्टमक मसल यूज होंगे तो उनकी कॉन्शियस ब्रीदिंग की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वो यूज नहीं होंगे तो वही 5 से 15% तक वो घूमते रहे। ठीक है। अब हमारा जो स्टमक है इसमें प्रेशर है, इसमें उस प्रेशर को बोलते हैं इंटरनल एब्डोमेन प्रेशर। सो सबसे बाहर वाले मसल को बोलते हैं रेक्टस एब्डोमेन, उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, उसके बाद एक डीपर मसल है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमेन। वो बिल्कुल बेल्ट की तरह है, जैसे देखा ना आपने बॉडी बिल्डर वेट उठाने से पहले पूरा मोटे वाला बेल्ट लगाते हैं, तो हमारे रिबकेज के और पेल्विक के बीच में, तो मैं एक भाषा यूज करता हूं कि हमारी जो ब्रा लाइन है लेडीज की और पेंटी लाइन है, उसके बीच में ट्रांसवर्स एब्डोमेन होता है। हमारे बिल्कुल ऑर्गन्स के बाद आप ये बोलें कि ट्रांसवर्स एब्डोमेन के इमीडिएटली बाद ऑर्गन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। हमारे स्टमक में प्रेशर इसलिए है, जब हम गुब्बारे को फैलाते हैं तो हमारे जो गुब्बारा है वो क्यों फैलता है, क्योंकि उसमें हवा का प्रेशर है, इसलिए फैलता है वो। तो हमारे स्टमक में अंदर प्रेशर है, वो क्यों है प्रेशर, वो प्रेशर इसलिए है क्योंकि उस प्रेशर की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फ्लोट करते रहते हैं। हमारी किडनी हमारे इंटेस्टाइन को नहीं चिपकती, हमारी लिवर हमारे इंटेस्टाइन को नहीं चिपकती, हमारा पैंक्रियाज हमारे स्प्लीन को नहीं चिपकता। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो सारे के सारे ऑर्गन्स जिनमें म्यूकस है वो स्टक हो जाएंगे, सर्कुलेशन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ये आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। तो वो जो प्रेशर है वो इसलिए है ताकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स फ्लोट करते रहे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सीधे होके बैठो किसी को भी, तो वो हमेशा सीधे होके ऐसे बैठेगा। लोग क्या करते हैं, जब उनको बोलो कि भाई सीधे होके बैठो, तो बैक को आर्च कर लेते हैं और स्टमक के मसल को लंबा कर लेते हैं, और ऐसे करके कुछ भी आप जिसको कपालभाति बोलो, भस्त्रिका बोलो, वो करते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि हमारे को जब हम स्पाइन को आर्च करते हैं तो हमारी स्पाइन ओवर एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि सभी ये बोलते हैं प्राणायाम में, मेडिटेशन में, इरेक्ट स्पाइन करके बैठो, सीधी स्पाइन करके बैठो, और 99.9% लोगों को ये नहीं पता है कि सीधी स्पाइन होती क्या है। सीधी स्पाइन होती है न्यूट्रल स्पाइन। न्यूट्रल स्पाइन, न्यूट्रल स्पाइन को हम अलग भाषा में बोलते हैं एक्सटेंशन। जब हमारे लंबर में एक्सटेंशन होती है, क्योंकि हमारा जो सैक्रम है तो फ्यूज है, हम सिर्फ कहां कर सकते हैं, L1
L5, L4, L3, L2, L1, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन, और वो बहुत कम होती है। उसी को बोलते हैं लगभग लगभग न्यूट्रल स्पाइन। अब न्यूट्रल स्पाइन का क्या फार्मूला है? न्यूट्रल स्पाइन तब होती है अगर आपका ये पेल्विक, पेंटी लाइन और आपका ये रिब केस बिल्कुल एक दूसरे के टॉप पे हो, ऐसे। मतलब अगर आपका स्टमक मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो, बिल्कुल छोटा हो गया हो ऐसे, तो अब इतना इतना कुछ समझाना आम जनता की समझ में नहीं आता। उसको मैं क्या बोलता हूं कि भाई स्पाइन को राउंड करके बैठो, ये ठीक है ना, कि स्पाइन को राउंड करके बैठो। तो जब स्पाइन को आप राउंड करोगे तो क्या होगा, आपके एब्डोमेन मसल बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। बाय द वे, अगर आपके बहुत फैट है यहाँ पे तो फोल्ड कर लो, ठीक है। और जब आपके एब्डोमेन मसल बहुत छोटे हो जाएंगे तब आपकी स्पाइन न्यूट्रल होगी। तो जब योगा पोस्चर करते हैं कोई भी, जैसे आप सूर्य नमस्कार में करते हो, बैकवर्ड बेंडिंग करते हो, कोई भी योगा में एब्डोमेन मसल को एक्टिवेट नहीं करता, सारे के सारे एब्डोमेन मसल को लंबा करते हैं। और आप किसी भी योगा टीचर से पूछिए, अरे सर मेरे को कोबरा में क्या फील होना चाहिए, तो आपका योगा टीचर बोलेगा, अरे भाई आपको कोबरा में स्टमक मसल में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। भाई ये सही नहीं है। कोबरा में स्टमक मसल में स्ट्रेचिंग नहीं आनी चाहिए। कोबरा में स्टमक मसल छोटे होने चाहिए। आपको स्ट्रेचिंग आनी चाहिए इलियोसोस में और सोस मेजर में। वो बिल्कुल डीपर मसल है हमारी स्पाइन के बैक में। जो बैक के मसल है हमारी स्पाइन के, उनको पील करेंगे तो स्पाइन के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में है इलियोसोस और सोस मेजर। उनको स्ट्रेच करने से क्या होगा, स्पाइन में एक्सटेंशन आएगी, और वो बहुत कम है बाय द वे, बहुत ज्यादा नहीं है वो, ठीक है ना। अब तो हमने हमेशा स्टमक को, स्पाइन को राउंड और स्टमक को छोटा करना है। तो जैसे ही हमारा स्टमक छोटा होगा तो क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। मेरा स्टमक छोटा हो गया, देखो अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये छोटा हो गया, तो जैसे ही मेरा स्टमक छोटा हुआ तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने स्टमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे घर में आप गुब्बारा फैलाते हो, ठीक है ना, या पुराने जमाने में वो चूल्हा फूकने के लिए फूकनी मारते थे या फूक मारते हो, तो अगर कोई आपके स्टमक मसल को पकड़ ले, आप फूक मार ही नहीं पाएंगे, पावर ही नहीं आएगी। पावर कब आएगी, तो देखिए जैसे ही मेरे स्टमक के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जो प्रेशर है उस प्रेशर ने डायाफ्राम को ऊपर पुश किया, और जैसे ही डायाफ्राम ऊपर गया बिकॉज ऑफ प्रेशर, जो फेफड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए, छोटे होने शुरू हो गए। और जब हमारे फेफड़े छोटे होंगे तो क्या होगा, वो स्पंजी है, हवा को छोड़ेंगे। और जब वो हवा को छोड़ेंगे तो हमने, हमारी एक ही ब्रीदिंग पाइप है, वो एक ब्रीदिंग पाइप नाक में चली जाती है, एक मुंह में आ जाती है, नाक में जाके उसके फिर दो होल हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो हवा छोड़ेंगे, फेफड़े हवा छोड़ेंगे। जब हवा छोड़ेंगे, अगर हम चाहें तो अपने मुंह के सुराख को बड़ा कर लें, इसको कपालभाति बोल दो, नाक से कर लो, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ज्यादा फायदा उठाना है फेफड़ों के एरिए का। तो हम क्या करेंगे, हम होठों में सुराख कर लेंगे छोटा, मैं इसको बोलता हूं ब्लो या फूक मारो। देखिए यहां कुछ भी नहीं है, यहां हमने खाली, जैसे हम गुब्बारा फैलाते हैं, फूक मारते हैं, अपने होठों को कम छोटा होल कर लिया है, सब कुछ यहां हो रहा है। जब मैं स्टमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, हम, मेरे पेट के अंदर का प्रेशर डायफ्राम को ऊपर प्रेस करता है, डायफ्राम लंग्स को पुश करता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हवा बाहर निकलती है। तो मैंने इस पे पिछले 20 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, प्राणायाम पे या ब्रीदिंग पे।
मैंने इसका नाम रखा है सुख, द ब्रीदिंग फॉर हैप्पीनेस। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब जब ये हवा बाहर निकल रही है, इस प्राणायाम की सबसे बड़ी खासियत ये है, इनहेल की जरूरत नहीं है। एडवांस स्टेज में इसी में आप अलोम विलोम करो, उज्जयी करो, कुछ भी करो, इनहेल की जरूरत नहीं है। एक्सेल हो गया, हल्का सा मुंह खोल के रखो और उसको, पेट को हल्का सा ढीला छोड़ दो, अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। तो जो मैजिक है इस प्राणायाम में, नो इनहेल, ये नहीं करना है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? तो जैसे ही स्टमक को आप छोड़ेंगे हल्का सा, उसको बहुत फैलाना नहीं है बाहर, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे हल्का सा छोड़ दो। जैसे आप स्टमक को ढीला छोड़ेंगे हल्का सा, जो आपका डायफ्राम है वो नीचे चला जाएगा, और जब डायफ्राम से प्रेशर हटेगा और नीचे जाएगा तो आपके फेफड़े एक्सपेंड हो जाएंगे, और जब फेफड़े एक्सपेंड होंगे वो अपने आप हवा खींचेंगे। इनहेल। सो इन दिस टेक्निक, नो इनहेल, जस्ट एक्सहेल। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो राउंड स्पाइन, बिल्कुल सुखासन में बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, मैं दिखाऊंगा लेट के भी काफी अच्छा होता है ये, ठीक है। तो ये स्टमक के मसल छोटे कर लो, शोल्डर रिलैक्स, चिन डाउन, और ब्लो ओनली 20 टाइम। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। तो अभी क्या हो रहा है? हल्का सा मुंह खोलो, इसको छोड़ दो, सीधा नहीं बैठना है, राउंड करके बैठना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम ये ब्लो करते हैं या ये प्राणायाम करते हैं जिसका नाम है सुख, द ब्रीदिंग फॉर हैप्पीनेस, द ब्रीदिंग फॉर समाधि, कुछ भी इसका नाम, कुछ भी इसका, मैंने इसका नाम रखा है हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज ए अल्टीमेट समाधि। तो इसमें क्या होता है, जब मैं ब्लो कर रहा हूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मोर देन नॉर्मल वॉश आउट कर रहा हूं। जैसे मैं बैठा हूं या आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी एक लेवल है बात करते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, लेकिन जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर रहा हूं, और जब मैं इसको वॉश आउट करता हूं तो मैं उसी लेवल पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा हूं। सो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लोअर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे ब्लड के पीएच लेवल पे थोड़ा सा फर्क डालती है, और उससे हमें क्या, इस ब्लो के बाद क्या महसूस होता है? डिजीनेस, चक्कर आते हैं, टिंगलिंग, मसल अपने आप ही हिलने शुरू हो जाएंगे, नमनेस, कभी उल्टी आने को होती है, कभी जो मसल है ना वो नम हो जाएंगे, बिल्कुल टिंगलिंग हो जाएगी बिल्कुल। ये बहुत नॉर्मल है। ये क्यों हो रहा है? हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लोअर लेवल ऑफ कार्बन।
तो जैसे आप स्लो ब्रीथ करोगे, जैसे मैंने 40 की है, तो आपकी क्या कैपेसिटी है, 30 से 40 के बीच में ये करो, ब्लो। जैसे आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं, टिंगलिंग आ रही है, उसके बाद स्लो कर दो। ये एक और ब्रीदिंग है, इसको मैं बोलता हूं कोबरा ब्रीदिंग। हीसिंग साउंड लाइक ए किंग कोबरा। दोनों जो को टच करना है, क्लिंच नहीं करना है। हमारी टंग लोअर जो के नीचे रहेगी और स्टमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हीसिंग साउंड करनी है। 5 4 3 2 1। सो 30 से 50 और 10, ये कॉम्बिनेशन है, एक सेट है। तो जब आप इसको बैठ के या लेट के, मैं बताऊंगा कैसे लेटना भी आपको, आई गोट टेल यू। जब आप इसको आधा घंटा करोगे, 45 मिनट करोगे, 1 घंटा करोगे, बिल्कुल आपका माइंड विचार शून्य हो जाएगा, जीरो थॉट्स। आपको हर एक काम करने को दिल करेगा। कई स्टूडेंट होते हैं कि हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता, फोकस नहीं बनता। आधा घंटा ही ब्रीदिंग करो, 45 मिनट, जब उठोगे तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हो करने को दिल करेगा। कोई भी काम, फोकस आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्रिएटिविटी आ जाएगी, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जो हमने स्टोर कर रखी है ब्रेन में, उनको हम जल्दी रिकॉल कर सकते हैं जब हम काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब मैं बताता हूं इसको आपको लेट के कैसे करें। तो कोई भी चेयर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैट है मेरे पास, मैंने इनको फोल्ड कर रखा है। किसी भी चेयर को यूज कर सकते हो, ब्लैंकेट को यूज कर सकते हो, उसके ऊपर लेग्स रख लो ऐसे, और जो आपका हेड है उसके नीचे पिलो रख लो। ये 2 पिलो रख लो या ब्लैंकेट रख लो। उससे क्या फायदा होगा कि जब आप 2 पिलो रखोगे तो हमारा स्टमक का मसल छोटा हो जाएगा ऐसे। तो जब स्टमक का मसल छोटा हो जाएगा, इसको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स टू ब्रेन आ जाएगा, क्योंकि हमारा हार्ट और ऑलमोस्ट हमारा हेड एक लेवल पे आ जाएगा लेटर स्टेज में। अभी तो हमारा हेड थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसे बैठ लेट के इसको आप कर सकते हो, 30 से 50 फास्ट, जितना लंबा खींच सकते हो। और उसके बाद 10। अभी जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे स्टमक के मसल उतने ही ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे। मुंह से ब्लो करने का और इनहेल करने का एक ही फोकस है, स्टमक मसल को ट्रेन करना है। जैसे स्टमक मसल ट्रेन हो जाएंगे 1 वीक में, 1 महीने में, इस कंप्लीटली डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस। क्या होगा उसका? नो नीड टू यूज माउथ, जस्ट यूज योर नोज। That's all. एडवांस स्टेज, जब हम कोई भी आसन करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमें स्टमक से ब्रीदिंग करनी ही नहीं चाहिए। सारे के सारे योगा टीचर ये सिखाते हैं, कोई भी पोस्टर में हुआ, ब्रीथ फ्रॉम योर स्टमक, ब्रीथ फ्रॉम योर स्टमक। जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सिखाता हूं, जब लोग ढंग से सीख जाते हैं कि स्टमक से ब्रीथ नहीं करना है, रिब केज से कैसे ब्रीथ करना है, तो स्टमक का कोई काम नहीं है, स्टमक से कोई ब्रीदिंग नहीं होगी। खाली रिब केज आपके एक्सपेंड करेंगे, लैटरल, बैकवर्ड, और आपका जो इलियोसोर्स है वो स्ट्रेच होगा, और जो आपका लंबर है वो एक्सटेंड होगा, एडवांस लेवल ब्रीदिंग। सो मैं कभी फिर आपसे बात करूंगा और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर कोई भी आपका क्वेश्चंस है तो आप मेरे को अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो प्लीज। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट, ये आपके लिए मैजिक का काम करेगा, मैजिक का, बस। और
हाँ, मेडिटेशन करने का वक्त नहीं है। एक ने इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमारे जो एलेक्स जी हैं कि मेडिटेशन कौन वक्त पर करना सबसे लाभदायक है। अरे भाई, हमारा ब्रीदिंग हर वक्त चल रहा है। जब हमारा ब्रीदिंग बंद हो जाएगा तो हम बंद हो जाएंगे, ये शरीर से आत्मा चली जाएगी। हमारा ब्रीदिंग हर वक्त चल रहा है अनकॉन्शियस, इसको कॉन्शियस तो करना है। अगर आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो आपके स्टमक में बहुत खाना चला गया तो डायफ्राम नहीं चल पाएगा। ज्यादा खाना कम खाया, इसको आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बीच में कभी भी कर सकते हो। जब करोगे 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, यू फील वेरी रिलैक्स, वेरी काम, वेरी हैप्पी टू। तो और कोई क्वेश्चंस अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछिए। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसका कोई भी क्वेश्चन है। ये दुनिया में मेरे कई स्टूडेंट हैं, उनके बेटे हैं 5 साल के, 6 साल के, उनको अस्थमा था, वो लेते थे स्टेबलाइजर। अब उसको बच्चे को आप कैसे सिखाओगे प्राणायाम, बेचारे को, तो 5 साल का है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं उनको बोलता था कि भाई आप लोग एक टिश्यू का बोल बनाओ और अपने बेटे को बोलो कि भाई इसको फूंक मार ऐसे। तो जैसे उसने फूंक मारना शुरू किया, उसका ब्रीदिंग अच्छा हो गया, अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, मतलब जो कैंसर है, कैंसर हमारी बॉडी में ओनली हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। फ्री रेडिकल है, बॉडी में बनते हैं। जब फ्री रेडिकल, जो हम खाना खाते हैं, हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, उससे गंदगी बनती है, उसको अंग्रेज बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब वो फ्री रेडिकल, या उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, कफ, बलगम, जब वो फ्री रेडिकल या वो बलगम एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो जहां भी उनको अच्छा प्लेस दिखता है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होके उस सेल को वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसकी ओवर ग्रोथ कर देते हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में इंफ्लेमेशन क्यों बढ़ता है, बलगम क्यों बढ़ती है, कफ क्यों बढ़ती है, फ्री रेडिकल क्यों बढ़ता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये रिसर्च हुई है दुनिया में। क्या? ह्यूमन बॉडी में हर एक बीमारी की जड़ है इंफ्लेमेशन, कफ। वो ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देती है, उससे धीरे धीरे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्यों बढ़ते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ प्रॉपर ब्रीदिंग। प्रॉपर ब्रीदिंग करो, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाओ, सारे के सारे फ्री रेडिकल बाहर, नो मोर कैंसर। पर वी हैव टू डू लाइक ए मैड। 5 से 5 घंटे, 7 घंटे करना पड़ेगा दिन में, तब जाके वो गंदगी साफ होगी। और गंदगी बहुत जमा हो चुकी है। ठीक है, सो मैं जो हमारे कपिल जी हैं प्रज्ञा योगा के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे को इस टॉक के लिए इनवाइट किया और मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियली ट्रेनर रह चुका हूं। जो दुनिया के टॉप के गोल्फर्स हैं मैं उनको टीच कर चुका हूं, और जो F1 ड्राइवर्स हैं मैं उनको भी टीच कर चुका हूं। और जो हमारे क्रिकेट टीम में सचिन जी हैं, सहवाग जी हैं, गांगुली जी हैं, 2007 में मैं उनका ऑफिशियली ट्रेनर था सबका। ठीक है, और मैंने 1996 में इंडिया को एशियन चैंपियनशिप में ट्रायथलॉन में रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें 1500 मीटर स्विमिंग होती है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, 10 किलोमीटर रनिंग होती है। तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं योगा को इतना आसान बना दूं, इतना आसान बना दूं कि एक रिक्शा वाला भी है उसको समझे और फूक मारे, कम टायर्ड महसूस हो। वो अगर 5 घंटे काम कर पाता है तो 10 घंटे काम करे, ताकि उसकी इनकम भी बढ़े, उसकी सेहत भी अच्छी हो। तो इस अपने ड्रीम में, प्रोजेक्ट में बिल्कुल सक्सेसफुल। तो जो मैंने आपको फूक मारने की बात सिखाई है, इसको कोई भी करेगा उसको सिर्फ एक चीज मिलेगी, फायदा फायदा फायदा। शरीर भी अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, पैसे भी ज्यादा कमाएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, स्टूडेंट है अच्छे नंबर आएंगे, हाउस वाइफ है शांत रहेगी, कोई भी इसको कर सकता है। सो कपिल जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।